साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, संत रैदास ने कहा था कि जात जात में जात है, ज्यों किरण की पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। आप सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यह जाति प्रधान देश भी है। पिछले गुरुवार को बिहार में एक ऐसी घटना घटी जिसका पूरे देश में, उस घटना से पूरे देश में राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। और यह घटना है कि पटना हाई कोर्ट ने जो बिहार में जातिगत जनगणना की कार्रवाई चल रही थी, उस पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। आपको बताते चलें कि ये जनगणना 2 फेज़ में होनी थी। पहले फेज़ में जनवरी में ये कार्य स्टार्ट हुआ, उसमें घरों की गिनती होनी थी। 15 अप्रैल से दूसरा फेज़ शुरू हुआ, जिसमें जाति और आर्थिक जनगणना होनी थी, जात की और आर्थिक स्तर की गणना होनी थी। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है और कार्यवाही को रोक दिया गया है और अंतरिम रूप से रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो आपके पास आंकड़े उपलब्ध हैं जातिगत जनगणना के, इनको सार्वजनिक न किया जाए, इनको सुरक्षित रखा जाए और अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। और जब तक पूरी सुनवाई न हो जाए, ये आंकड़े प्रिजर्व करके रखे जाएं। लेकिन सवाल इस बात का है कि हाई कोर्ट को क्या पड़ी? कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसा संगठन था जो हाई कोर्ट के संज्ञान में इस बात को लाया? तो बिहार में एक संगठन है यूथ फॉर इक्वलिटी। इस संगठन ने रिट दायर की थी और उसी की रिट पर यह हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। यह संगठन 2006 में लोगों के नॉलेज में आया, संज्ञान में आया और 2006 में ही इसकी स्थापना हुई थी। जब इस संगठन ने एक मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में जब ओबीसी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया ओबीसी के लिए, तब भी इस संगठन ने विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और उच्च शिक्षण संस्थान कौन कौन से थे जो ओबीसी को के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तब की केंद्र सरकार ने दायर की थी, लागू किया था 27% आरक्षण। ये शिक्षण संस्थान थे यानी आईआईटी, जेएनयू, एम्स, बड़े बड़े मेडिकल संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय। इन सब में यानी शैक्षिक क्षेत्र में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू किया था। लेकिन इस संगठन ने विरोध किया। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो मनमोहन सिंह सरकार ने जो आरक्षण दिया था, उसी के पक्ष में फैसला दिया। भारत में 1881 से ही जातिगत जनगणना का कार्य होता आया है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जातिगत जनगणना होती रही है। अंग्रेजी शासनकाल में यानी लास्ट जो जनगणना हुई 1931 में हुई थी और 1941 से जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जातिगत जनगणना का कार्य नहीं हो सका। 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद से ओबीसी की जातिगत जनगणना का कार्य बंद हो गया और केवल एससी एसटी की जनगणना होने लगी। साथियों, 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया
जिसमें से सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा थी। यानी 40 सिफारिशों में से एक सिफारिश लागू करने की घोषणा की गई। और मंडल कमीशन में जो 40 सिफारिशें थीं उसमें एक सिफारिश ये भी थी कि भाई जातिगत जनगणना ओबीसी की करा ली जाए। और बीपी सिंह भी यही चाहते थे कि भाई, क्योंकि मंडल कमीशन में खुद कहा गया था कि भाई जातिगत जनगणना न होने से हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, तो हमने 1931 की जनगणना के आंकड़ों का ही प्रयोग किया। और बीपी सिंह चाहते थे कि 1991 नज़दीक है और जातिगत जनगणना का कार्य, ओबीसी की जातिगत जनगणना का कार्य 1991 में करा लिया जाए। इसके लिए लेकिन 1991 आने से पहले ही बीपी सिंह की कुर्सी चली गई। तो अतः ओबीसी की जातिगत जनगणना का कार्य फिर अधर में लटक गया। तो साथियों, जातिगत जनगणना को लेकर एक गंभीर प्रयास, अगला जो गंभीर प्रयास किया वो प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब ने किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 1996 में एक कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ कि ओबीसी को भी लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन दिया जाए, सीटों पर रिजर्वेशन दिया जाए, जिस तरीके से एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। ये बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन कैबिनेट ने पास किया। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, ने उस पर मोहर लगा दी। यानी जो फैसला देवेगौड़ा सरकार ने किया कि विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, तो इस पर समाज कल्याण विभाग ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन सवाल इस बात का था कि उसका अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ कि 2001 में जो जनगणना होने जा रही है वो उसमें पहले जनगणना करा ली जाए, जिससे ये पता लग जाए कि हमको ओबीसी को लोकसभा और विधानसभा में कितनी सीटों पर आरक्षण देना है। तो ये बाकायदे प्रस्ताव पारित हो गया, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया कि 2001 में ओबीसी की जनगणना होनी है। उसका उद्देश्य ये है कि लोकसभा और विधानसभा में इनको रिजर्वेशन देना है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 2001 आने से पहले ही, यानी 2001 में जनगणना होनी थी, उसके आने से पहले ही देवेगौड़ा जी की कुर्सी भी चली गई। तो साथियों, वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनने से पहले ही, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं, एच.डी. देवेगौड़ा सरकार जातिगत जनगणना कराने को मंजूरी दे चुकी थी। सारी कार्रवाइयाँ पूरी हो चुकी थी, क्योंकि आंकड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो है मंडल कमीशन लागू होने के बाद जातिगत जनगणना का कार्य होने जा रहा था 2001 में। तो इस तरीके से ये जनगणना होने जा रही थी। रजिस्ट्रार जनरल ने भी उसका अप्रूवल दे दिया था। यानी बिल्कुल एकदम काम स्टार्टिंग पोजीशन में था कि ओबीसी की जातिगत जनगणना 2001 में अब तो हो ही जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। लेकिन अचानक अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देवेगौड़ा सरकार के फैसले को पलट दिया और ओबीसी की जनगणना फिर पुनः अधर में लटक गई। तो साथियों, ओबीसी की जातिगत जनगणना का 2001 तक का किस्सा हम बता चुके हैं आपको। अब 2011 में जनगणना होनी थी।
2010 से ही ओबीसी के जो एमपीज थे, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, वो उनके द्वारा मांग उठाई जाने लगी कि 2011 में ओबीसी की जातिगत जनगणना जरूर कराई जाए। तो ये मांग जब जोर पकड़ने लगी, मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक अलग फैसला लिया। किसके कहने पे लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, ये तो वो सरकार ही बता सकती है उस समय की, लेकिन वो फैसला ऐसा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और इन्होंने, आप जानते हैं, 1948 के अधिनियम के अनुसार जनगणना का कार्य, कास्ट सेंसस का कार्य जो है वो रजिस्ट्रार जनरल, भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल, उनके द्वारा होती है। लेकिन ये जो जनगणना का जो आदेश दिया गया वो दिया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय को एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना का कार्य इनको सौंपा गया कि भाई आप करिए, हम उनसे नहीं करा रहे हैं, आप करिए। तो इस तरीके से ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना का कार्य कराया गया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड कास्ट सेंसस। अब ये हुआ और ये हो गया, और लेकिन इसके आंकड़े आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए। भारत सरकार से बार बार मांग हो रही है, आम जनमानस, ओबीसी के लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी भी ये जो आंकड़े 2011 के जो आंकड़े हैं, जातिगत जनगणना के आंकड़े ओबीसी के, वो अभी तक रिलीज नहीं किए हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आए। तो साथियों, हम देख रहे हैं कि 1991 में जनगणना नहीं हो पाई ओबीसी की, 2001 में भी जनगणना नहीं हो पाई। जिस प्रधानमंत्री ने कराने की कोशिश की उसकी कुर्सी चली जाती थी या चली गई। और 2011 में जनगणना कराई गई, इसमें दो तरह की कमियां रहीं। एक तो 1948 का जो जनगणना का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के अनुसार नहीं कराई गई। दूसरी, रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा करानी चाहिए थी, वो नहीं कराई गई। दूसरा ये हुआ कि जो आंकड़े आए उनमें करोड़ों गलतियां हैं, 4000 करोड़ रुपया भी चले गए। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 2011 तक स्थिति बड़ी विषम और डामाडोल रही। लेकिन 2021 में जनगणना होनी थी, तो लोगों ने सरकार पर दबाव डालना शुरू किया 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कि भाई 2021 नज़दीक आ रहा है, आप जनगणना कराइए 2021 में ओबीसी की। और बाकायदे सरकार ने आश्वासन भी दिया था, और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ये बताया था, ये बयान दिया था कि हम ओबीसी की जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे 2021 में। और बयान कब दिया था? 2018 में। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार अपने वादे से पलट गई और भारत सरकार ने ये बयान दे दिया लोकसभा में कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। तो साथियों, आप जानते हैं कि कर्नाटक में आजकल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को काउंटिंग होगी। इसी बीच राहुल गांधी ने कोलार में एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और इतना बड़ा बयान दिया है कि वो हर जगह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और उससे ये लग रहा है कि क्या कांग्रेस अपने को पुनर्परिभाषित कर रही है,
क्या कांग्रेस अब नए कलेवर में आ रही है? क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए शायद ये बयान दिया है। शायद ओबीसी को रिझाने के लिए बयान दिया है, ऐसा राजनीतिक सूत्र बताते हैं। उन्होंने कहा कि भाई 2011 की, और ये बयान उस जगह उन्होंने दिया कोलार में जहां पर उन्होंने 2019 में कहा था कि भाई मोदी के सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, जिसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई और घर द्वार भी चला गया था। तो उन्होंने जो प्रमुख बातें कही अपने स्टेटमेंट में वो ये है कि 2011 की जनगणना के आंकड़े जो ओबीसी से पर्टेन करते हैं उनको सार्वजनिक किया जाए। यानी मेन फोकस उनका जनगणना पे है, क्योंकि सामाजिक न्याय का रास्ता जनगणना से होकर के ही जाता है। जब तक जनगणना नहीं होगी SC ST OBC को सामाजिक न्याय नहीं सुलभ हो सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी उतना हक। 60 और 70 के दशक में ये नारा खूब उछला था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ और पिछड़े पामे 100 में 60। ये लोहिया का नारा था। लेकिन अब कौन लगा रहा है इसको? वही नारा अब इधर कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और दूसरा जो 80 और 90 के दशक में एक नारा चला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कांसीराम साहब ने दिया था जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी 14 अप्रैल 1984 को। अब कांग्रेस भी, यानी राहुल गांधी ने जो कहा है बहुत शॉर्ट में कहा कि जितनी आबादी उतना हक। बात हकवट और चकवट की है कि भाई जितनी आबादी उतना हक, कोई हाशिए पे न रहे, ये कहा है। तीसरा जो कहा है कि 50% की रिजर्वेशन की सीमा जब को हटाकर सामाजिक न्याय को विस्तार दिया जाए। 50% की सीमा हटा दी जाए और सामाजिक न्याय यानी ओबीसी, SC ST OBC उनको आबादी के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए। इसका तर्जुमा ये है, आबादी के अनुपात में। चौथा है न्यायपालिका में आरक्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण दिया जाए SC ST OBC को। और OBC के लिए अलग मंत्रालय, ये अलग मंत्रालय कहा कि भाई हम सरकार में आएंगे तो अलग मंत्रालय बनाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी SC ST OBC को आरक्षण हम देंगे। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने अपना जो घोषणा पत्र है उसकी घोषणाएं राहुल गांधी ने की हैं। लेकिन साथियों, आप देख रहे हैं कि ये जो घोषणाएं हैं ये इस समय ऐसे समय पे हो रही हैं जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और इसका ये भी अर्थ है कि कांग्रेस सामाजिक न्याय पर लौट रही है। अब सवाल ये कि ये घोषणाएं क्या राहुल गांधी ने अनायास की हैं? उदयपुर का जो चिंतन शिविर था वहाँ से ये घोषणाएं निकली हैं और रायपुर का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था कांग्रेस का, वहाँ पर भी इस पर बाकायदे चर्चा हुई और वहाँ पर भी इसकी मोहर लगी। और जो उदयपुर और रायपुर की जो आवाज़ निकली, जो उसका जिस्ट है, उसका निचोड़ है, उसका सारांश है, उसी को राहुल गांधी ने कर्नाटक में यानी कोलार में अपने भाषण में उसको कहा है। और उनकी कही हुई बातें साथियों इस समय बहुत नीचे तक जा रही है। तो हमने आपको बताया कि सामाजिक न्याय का मसला जब तक ओबीसी की गिनती नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय अधूरा है। लेकिन क्या सामाजिक न्याय का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का से मुकाबला कर पाएगा? ये भी एक प्रश्न लोगों को चौंका रहा है।
2024 नज़दीक है, लेकिन साथियों इतना ज़रूर है कि अब ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और किसी को सुनाई भले न दे रहा हो, लेकिन अगर लोग कान खुले रखेंगे तो निश्चित रूप से अब हर जगह, और ओबीसी भी अब समझ चुका है, बैकवर्ड क्लास के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, सारे के सारे लोग अब इसको समझ चुके हैं कि कारण क्या है। कोई न कोई तो बात है कि हमारी गणना नहीं कराई जा रही है। हमको 27% आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन बोले साहब हम गणना नहीं कराएंगे। ऐसा क्यों? आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? यानी गुड़ तो खाएंगे लेकिन गुलगुला से बैर है। हमको 27% आरक्षण देंगे लेकिन हमारी गिनती नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? ये रहस्य है और इस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए। इसलिए साथियों 2024 नज़दीक है। कोई भी पार्टी अब इस जातिगत जनगणना के मुद्दे को इग्नोर नहीं कर पाएगी। और साथियों हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि किसी दिन हो सकता है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी दिन अचानक रात में आकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने के लिए अचानक घोषणा कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। साथियों हमारे आप इस मास ओपिनियन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप शेयर करें। साथियों बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद,